नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपकी वर्ग 3 मेंस की तैयारी बेहतर चल रही होगी। एनसीईआरटी के इस सीरीज़ में आज हम एनसीईआरटी के क्लास 11th की जो बुक है उसका चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं। इसमें आपका हाइड्रोकार्बन, जो कि आपका सिलेबस में यूनिट दी है, केमिस्ट्री के अंतर्गत 14 यूनिट है। यूनिट 14 है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये पूरी यूनिट इसी चैप्टर से रख ली गई है, तो इसको पढ़ना बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसी उद्देश्य से मैं इस सीरीज को लेके आई हूँ। एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनको पूरा कवर करने की कोशिश मेरे द्वारा है। कोशिश करते हैं और बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। जितना हो सकेगा मैं सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगी। चैप्टर है हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, तो इसके नाम से ही सिंपल है, ये बहुत ही जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनने वाले यौगिक को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसका नाम ही हमें ये इसकी परिभाषा क्लियर करता है। पढ़ते हैं आगे। हाइड्रोकार्बन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। इसको बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लें। हाइड्रोकार्बन क्या है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। हाइड्रोकार्बन पद स्वतः स्पष्ट करता है, स्वतः स्पष्ट है, जिसका अर्थ केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक हैं। वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। हमारे दैनिक जीवन में हाइड्रोकार्बन का महत्वपूर्ण योगदान है। आप एलपीजी, सीएनजी आदि संक्षिप्त रूप से परिचित होंगे। एलपीजी जो हम अपने गैस या गैस सिलेंडर में जो खाने बनाने वाली गैस होती है उसमें एलपीजी गैस भरते हैं। सीएनजी अक्सर गाड़ियों में यूज की जाती है, जो ईंधन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस कह देते हैं या द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, जबकि सीएनजी जिसको हम कंप्रेस नेचुरल गैस कहते हैं, संघनित प्राकृतिक गैस के संक्षिप्त रूप है। आजकल दूसरा संक्षिप्त रूप भी चल रहा है एलएनजी, मतलब नेचुरल जो आपकी लिक्विड नेचुरल गैस, द्रवित प्राकृतिक गैस प्रचलन में है। यह ईंधन है और जो प्राकृतिक द्रवीकरण से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम जो भूपर्पट्टी के नीचे पाया जाता है के प्रभासी आसवन से पेट्रोल तथा डीजल केरोसिन प्राप्त होते हैं। जब हम भूपर्पट्टी पर पेट्रोलियम का आसवन करते हैं तो हमें डीजल और पेट्रोल प्राप्त होते हैं। कोल गैस कोल के भंजन के आसवन से प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस के कुओं की खुदाई के दौरान ऊपरी स्तर पर पाई जाने वाली संपीड़न के पश्चात गैसों की संपीड़ितता प्राकृतिक गैस कहते हैं। एलपीजी का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। जो हम खाना पकाने के लिए गैस का उपयोग करते हैं उसके सिलेंडर में एलपीजी गैस भरी जाती है, जो सबसे कम प्रदूषण वाली गैस है। एलपीजी गैस कैसी है, सबसे कम प्रदूषण वाली गैस है आपकी एलपीजी। केरोसिन का उपयोग भी घरेलू ईंधन में किया जाता है, लेकिन इससे प्रदूषण अधिक फैलता है। इससे क्या होता है, आपका प्रदूषण अधिक फैलता है। स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल तथा सीएनजी की आवश्यकता होती है। पेट्रोल तथा सीएनजी से चलने वाली स्वचालित वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं, जबकि डीजल जो होता है वो ज़्यादा प्रदूषण के लिए बताया जाता है। पेट्रोल तथा सीएनजी से चलने वाले स्वचालित वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं। ये सभी ईंधन हाइड्रोकार्बन के मिश्रण हैं। आप समझ सके होंगे इस चीज़ को कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक हैं और ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। इनमें हम ले सकते हैं एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस आदि जो ऊर्जा के स्रोत हैं। हाइड्रोकार्बन का उपयोग पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेन, पॉलीस्टाइलिन आदि बहुलकों के निर्माण में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, इसको आप याद करें। जो हाइड्रोकार्बन्स की यूज है वो आपके पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेन और पॉलीस्टाइलिन आदि बहुलकों के निर्माण में किया जाता है। उच्च अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन्स का उपयोग पेंट में विलायक के रूप में भी किया जाता है। जो हम पेंट करते हैं उसमें विलायक और रंजक के रूप में भी करते हैं। औषधि निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में भी आपके हाइड्रोकार्बन्स का यूज किया जाता है। दवाइयों में भी इसका यूज होता है। आप दैनिक जीवन में हाइड्रोकार्बन्स के महत्वपूर्ण उपयोग को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस एकक मतलब चैप्टर, इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में अधिक जानेंगे और अधिकता से बता रहे हैं। तो वर्गीकरण आप सिलेबस में आप देखेंगे तो सिलेबस कहता है हाइड्रोकार्बन्स वर्गीकरण
एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बिल्कुल सेम टू सेम ये चैप्टर्स जो है, इस चैप्टर को सेम टू सेम लेके आपके सिलेबस में यूनिट 14 के अंतर्गत रख दिया गया है। तो वर्गीकरण पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स विभिन्न प्रकार के होते हैं। कार्बन कार्बन बंध वाले की प्रकृति के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से मुख्य समूह में वर्गीकृत किया जाता है, एक संतृप्त, एक असंतृप्त और एक एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स के वर्गीकरण को बहुत सही तरीके से समझने के लिए हम प्रयास करेंगे। थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, थोड़ी सी जगह ले लेते हैं, फिर इसका वर्गीकरण समझेंगे। जो आपका हाइड्रोकार्बन है, इसके हम दो भागों को बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आपका जैसे ये कह रहे हैं 3 भाग, पहला संतृप्त, दूसरा असंतृप्त और तीसरा होगा आपका एरोमेटिक्स। ठीक है, चलते हैं आगे। एरोमेटिक्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन एकल आबंध से जुड़े होते हैं। जब आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, जब आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पढ़ रहे होंगे तो आप इसमें देखेंगे सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसकी पहचान समझ में आई आपको? एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। आगे कह रहे हैं यदि विभिन्न कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध से जुड़े विविध श्रृंखला बनाते हैं तो इन्हें एल्केन कहते हैं। इनका नाम क्या होगा? इन्हें एल्केन कहेंगे। ठीक है, इनमें सिंगल बॉन्ड होगा, एल्केन कहेंगे। जबकि आप एकक 8 में पढ़ चुके हैं, मतलब चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं। दूसरी ओर यदि कार्बन परमाणु समृद्ध श्रृंखला या वलय का निर्माण करते हैं तो उन्हें साइक्लो एल्केन कहते हैं। यदि ये एक जब डबल संरचना बनाएंगे तो इनको साइक्लो का नाम दे देंगे, साइक्लो एल्केन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन बहुआयन आबंध जैसे होते हैं, द्विबंध, त्रिबंध या दोनों उपस्थित होते हैं। एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन संतृप्त यौगिकों का एक विशेष प्रकार है। आप कार्बन की चतुर्थ संयोजकता तथा हाइड्रोजन की एकक संयोजकता का ध्यान रखते हुए वृहत श्रृंखला और समृद्ध श्रृंखला अनेक अणुओं के मॉडल बना सकते हैं। ये जब आपको विस्तार से इनकी संरचनाएं समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एल्केनों के मॉडल बनाने के लिए आबंधों के लिए टूथपिक या परमाणु के लिए प्लास्टिक गेंदों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनकी संरचनाओं को अपन कागज पे सही से नहीं समझाया जा सकता, इसलिए इसको बता रहे हैं कि या तो टूथपिक का यूज करें जिससे ये लाइंस को सही से समझाया जा सके, और इसके लिए आपका बॉल्स का यूज कर सकते हैं। जो आपकी प्लास्टिक गेंद है या रबर बॉल है उनका यूज आप उनके लिए कर सकते हैं समझाने के लिए। आगे बताते हैं, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन के लिए स्प्रिंग मॉडल बनाए जा सकते हैं। किसकी सहायता से? टूथपिक की सहायता से और प्लास्टिक गेंदों की सहायता से। हम पढ़ते हैं एल्कीन को। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, एल्केन कार्बन कार्बन एकक आबंध संतृप्त वृहत श्रृंखला बनाने वाले हाइड्रोकार्बन है। मेथेन CH4 इस परिवार का प्रथम सदस्य है। मेथेन एक गैस है। मेथेन क्या है आपकी? एक गैस है जो कोयले की खानों में तथा दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। मेथेन कहाँ पाई जाती है? कोयले की खान में, दलदली क्षेत्र में। अगर आप मेथेन को एक हाइड्रोजन परमाणु को कार्बन के प्रतिस्थापित करें तो हाइड्रोजन परमाणु की आवश्यक संख्या जोड़कर दूसरे कार्बन की चतुर्थ संयुक्तता को संतुष्ट करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? तो आपको प्राप्त होगा C2H6 प्राप्त होगा। वह हाइड्रोकार्बन के अणु सूत्र C2H5 एथेन कहलाती है। अतः आप CH4 के एक हाइड्रोजन परमाणु को सिंगल बॉन्ड CH3 समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके C2H6 के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन को एथिल CH3 के समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके आप अन्य एथिल बना सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त अणु C3H8, C4H10 इत्यादि हैं। इनके कहने का अर्थ है जो आपके एथेन का सामान्य सूत्र होता है, इथेन का जो आपका सामान्य सूत्र होगा वो C2H2n+2 होगा। जैसे ही आप इथेन का जो सामान्य सूत्र होगा वो CnH
2n+2 होगा। जैसे ही आप n की वैल्यू पुट करेंगे, n का मान 1 रखेंगे या 0 रखेंगे या 2 रखेंगे, तो आपको इसके अलग अलग मान प्राप्त होंगे। जैसे हमने c का मान n का मान 1 रखा तो c 1 हो जाएगा, h 2 एकम 2 और 2 4 हो जाएगा। ये आपका मैथिल गैस एथिल गैस बन रही है। यदि आप इसमें से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर देते हैं तो ये आपकी मैथिल गैस बन जाती है। समझ सकते हैं। अब ये यदि आप यहाँ पर n बराबर 2 लेते हैं तो आपका यहाँ पर C2H 2 2 4 + 2 6 हो जाएगा, जो आपकी एथीन हो जाएगी। ये मेथेन है, 2 को एथीन कहेंगे, 3 को प्रोपेन कहेंगे, 4 को ब्यूटेन कहेंगे। आपको ये गिनती याद होनी चाहिए। एथ, मेथ, पहले मेथ आता है, फिर एथ आता है, फिर प्रोप आता है, फिर ब्यूट आता है, फिर पेंट आता है। तो ऐसे आपको लगभग आप कोशिश करें 10 या 12 20 तक आपको इसके नंबर्स याद होने चाहिए। फिर 6 को हेक्टेन कहते हैं, हेक्सेन। फिर 7 को हेक्टेन कहेंगे आप, फिर 8 को ऑक्ट कहेंगे, 9 को नॉन कहेंगे और 10 को डेका कहेंगे। ऐसे आपको नॉनिन और डेकेन, ऐसे आपको गिनती याद होनी चाहिए इसकी। आगे चलते हैं। जब एक कार्बन परमाणु आपका चारों ओर से 4 सिंगल बॉन्ड बना के एक एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है, ये आपकी संरचना लिखिए CH4। इसमें CH3 की उपस्थिति में विस्थापन करा रहे हैं H को, तो क्या बना आपका C, एक C ये है और एक C ये है, 2 C हो गए, 3H ये थे, 4H ये थे, कितने हो गए 1 2 3 4 और लगाने अभी आपको, और एक H विस्थापित कर दिया आपका। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। ये हाइड्रोकार्बन सामान्य अवस्था में निष्क्रिय होते हैं। सामान्य अवस्था में ये क्रिया नहीं करते क्योंकि ये अम्लों एवं अन्य अभिकर्मक से क्रिया नहीं करते। प्रारंभ में इन्हें पैराफिनिक मतलब कम क्रियाशील कहते थे। क्या आप एल्कीन परिवार या सजातीय श्रेणी के सामान्य सूत्र के बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं? हाँ, अभी हमने इसका सामान्य सूत्र पढ़ा था, CnH2n+2, जहाँ n क्या है, कोई उपयुक्त मान दिया जाता है। ये विभिन्न एल्किनों का मान है, इसमें आप जो भी मान रखेंगे आपके मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट निकलते आएगा। जैसे एक रखने पर आपका मेथेन, फिर एथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ऐसे मान निकलते जाते हैं। क्या आप एथ की संरचना का स्मरण कर सकते हैं? संयोजकता कोश सिद्धांत, युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, VSEPR थ्योरी जो होती है उसके अनुसार एथेन की संरचना चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? एथेन की जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है, जो बहुसमतलीय है, जिसमें कार्बन परमाणु केंद्र में तथा 4 हाइड्रोजन परमाणु चतुष्फलक के चारों कोनों पर स्थित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक H सिंगल बॉन्ड C का बंध 109.5 डिग्री का होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद कर लें कि कोण कितने का बनता है, 109.5 डिग्री का कोण बनता है। कब? जब एक हाइड्रोजन परमाणु और एक कार्बन परमाणु ये आप इसी संयोग करके आपकी चतुष्फल की संरचना बनाते हैं। कब बनाते हैं? एथेन में। आपके एल्केन में जब ये सूत्र रखते हैं सामान्य सूत्र में, तो ये आपकी संरचना बनती है, जो कि आपकी एक कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी कि एक कार्बन परमाणु से आपके चारों तरफ, एक पीछे की ओर भी और एक आगे की ओर भी, चारों ओर और आपके जब जुड़ेंगे तो आपको ये संरचना एक आकार देंगे। कुछ चतुष्फल की संरचना आपकी बनेगी। मैं प्रयास करती हूँ। जैसे ये कार्बन परमाणु जो है वो इससे भी जुड़ेगा, वो इससे भी जुड़ेगा और वो कार्बन से भी जुड़ेगा, तो ये संरचना एक फलक बना, एक फलक है। मैं कोशिश करती हूँ आगे समझाने का। इसके बाद ये कार्बन परमाणु इससे भी जुड़ेगा, इससे भी, इससे भी, ये दूसरा फलक बनेगा। इसी प्रकार ये कार्बन परमाणु इनसे जुड़ेगा, ये तीसरा फलक बनेगा। और इसी प्रकार आपका अगला कार्बन परमाणु जो इधर जुड़ेगा, ये 4 फलक बनेंगे। चूंकि ये संरचना को कागज पे दर्शा पाना संभव नहीं है, मैंने जैसा भी बना के समझाने का प्रयास किया, मतलब 4 फलक बनेंगे, चतुष्फलक की संरचना बनेगी। आपका इसका 3D फॉर्मूला कुछ चित्र बनाने की कोशिश इसमें दी है किताब में, आप देख सकते हैं।
एल्केनों के चतुष्फलक आपस में जुड़े रहते हैं। इनमें C सिंगल बॉन्ड C तथा C सिंगल बॉन्ड H आवंत की लंबाई कितना होती है? तो C सिंगल बॉन्ड C की होती है आपकी 154 पर मीटर और C सिंगल बॉन्ड H की होती है 112 पर मीटर। आप पहले पढ़ चुके हैं कि C सिंगल बॉन्ड C हो या C सिंगल बॉन्ड H हो, इन दोनों के बीच सिग्मा बंध बनता है और सिग्मा बंध जो होता है वो थोड़ा लचीला होता है, वो एक लचीला बॉन्ड है और वो घूम सकता है। आप उसको, जैसे आप ये माने कि ये इस प्रकार का बॉन्ड है, इसको आप घुमा सकते हैं आपस में। बढ़ते हैं आगे। इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या sp3 संकरण होता है और इनमें परमाणु 1s के समाक्षीय अतिव्यापन होता है। आपको ये चीज़ याद रखने के लिए है कि किन किन परमाणुओं के बीच C सिंगल बॉन्ड C के बीच कितनी लंबाई होती है, C सिंगल बॉन्ड H के बीच कितनी लंबाई होती है, इन सब के बीच बॉन्ड कौन सा बनता है, सीमा बंध बनता है, इनके बीच संकरण कौन सा होता है, तो sp3 संकरण होता है। आगे बढ़ते हैं। नाम पद्धति एवं समाव्यवता। 118 में आप पहले ही विभिन्न कार्बनिक यौगिक की श्रेणियों की नाम पद्धति के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। एल्केन के नाम पद्धति एवं समाव्यवता को कुछ उदाहरण के द्वारा समझाया जा सकता है। साधारण नाम कोष्टक के नाम दिए गए हैं। प्रथम नाम 3 सदस्य मेथेन, एथेन और प्रोपेन, केवल एक संरचना पाई जाती है जो आप पढ़ेंगे। C की 1 लेंगे तो ऐसी कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4, CH4। C को 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6 हो जाएगा और C3 3 दूनी 6 और 2 8, 8 हो जाएगा। इन तीनों की संरचना कैसी होती है, केवल एक संरचना वाले होते हैं ये तीनों। क्या बोल रहे हैं ये, मेथेन, एथेन और प्रोपेन केवल एक संरचना पाई जाती है, जबकि आप C4H10 के बाद जितनी भी संरचनाएं देखेंगे वो एक से ज़्यादा पाई जाती हैं, तो उनकी संरचनाओं के बारे में हमें आगे पढ़ना है। हम देखते हैं आगे। जबकि उच्च एल्केनों में एक से अधिक संरचनाएं हो सकती हैं। C4H10 की संरचना लिखने के बारे में 4 कार्बन परमाणु आपस में संतत श्रृंखला या साकेत श्रृंखला द्वारा जुड़े रहते हैं। आप C4H10 की संरचना देख सकते हैं। आपको दिया गया है कार्बन की संख्या 1 2 3 4 कार्बन दिए हुए हैं आपको। एक कार्बन परमाणु में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप चारों साइड एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हैं या एक साइड एक से ज़्यादा को भी जोड़ा जा सकता है। तो देखिए आप इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन बंध और एक कार्बन जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार इस कार्बन से भी चारों ओर 2 हाइड्रोजन और 2 साइड कार्बन जुड़े हुए हैं। इससे भी 2 साइड कार्बन और 2 साइड हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगले इस साइड में, लास्ट वाले में 3 साइड हाइड्रोजन बंध और एक साइड कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। इस संरचना का नाम हम कैसे पढ़ेंगे, तो नाम देखने के लिए आप देखिए, जब आपके पास एक सिंगल श्रृंखला में एक लाइन में सारे हाइड्रोकार्बन्स लिखे हो तो आप उनका नेम के आगे n लगा देते हैं या उनके आगे कोई संख्या जो दी होती है उन संख्या को लिख लेते हैं। जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको उस चीज़ के लिए समझाती जाऊंगी। तो आप इनको गिनेंगे। पहला होगा आपका मेथ, दूसरा होगा आपका एथ, तीसरा होगा आपका एथ मेथ प्यूट, चौथा होगा आपका प्रोप, पांचवा होगा आपका पेंट, एथिन मेथिन प्रोपेन ब्यूटेन, फोर्थ वाला होगा आपका ब्यूटेन। एथ मेथ प्रोप ब्यूट पेंट, आगे 5 से आगे हम आपको बताएंगे। तो जो 1 2 3 4 कार्बन आपने जोड़े तो इसका मतलब है ब्यूट लिखना है। मैं क्या लिखना है, ब्यूटेन। क्या लिखना है, ब्यूटेन। इनमें एन जो होता है वो प्रीफिक्स होता है। यदि आपका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है तो आपको सभी में n लगाना पड़ेगा लास्ट में, तो ब्यूटेन। और n जो है वो कब लिखेंगे, जब आपकी सभी अवयव एक रेखा में हो, n ब्यूटेन। इसका नाम आप समझ पाओगे। अगली श्रृंखला देखते हैं हम। अगली श्रृंखला दी है आपको, इसी श्रृंखला को आपको अगली संरचना बना दी इसी श्रृंखला की। क्या किया, यहाँ जो 4 कार्बन परमाणु लिए गए थे, जो यहाँ पे 4 कार्बन परमाणु लिए गए थे उनमें से एक कार्बन परमाणु नीचे ले लिया। कार्बन परमाणु की संख्या इधर कितनी हो गई, एक श्रृंखला में 3 हो गई।
समझने का प्रयास कीजिए। एक कार्बन परमाणु कहाँ ले लिया, कार्बन से कार्बन को जोड़ दिया। कैसे किया, C1 C2 C3। यहाँ पे इसको एक हाइड्रोजन से जोड़ दिया, इसको एक हाइड्रोजन से जोड़ दिया, इसको एक हाइड्रोजन से जोड़ दिया। लास्ट वाले इसको भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड से, सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी सिंगल एक हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बीच वाला जो बचा हुआ है इसमें एक साइड सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड, एक साइड कार्बन के एक अवयव को जोड़कर इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ दिए गए। समझ में आया आपको। जब आपकी ऐसी संरचना होगी, जब आपकी एक संरचना, एक सीधी लाइन में संरचना बनी है, उसके साथ एक नीचे एक साइड एक और जोड़ देंगे तो उसमें आप आइसो कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसो। जब एक ही लाइन में होगी पूरी संरचना तो उसको हम क्या लगाएंगे, आगे एन लगाएंगे। और जब हमारी संरचना चतुष्फल की होगी, मतलब बीच में एक परमाणु होगा और 4 फलक में जुड़ी होगी, यहाँ 3 जगह जुड़ रही है, देखो ये 3 जगह हो रही है। और जब चतुष्फलक है मतलब एक ऊपर भी जोड़ देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे। इसके लिए आगे आपको संरचना हो सकता है आपकी क्लास में दी हो, इसके लिए हम कह देते हैं आपका, ये दिया है आपका नियो। आप समझ सकते हैं, जैसे हम संरचना की बात कर रहे थे समझाने का, देखो जैसे एक कार्बन परमाणु, इससे 1 2 3 4 चारों एक साइड जुड़ दिया तो इससे आप क्या कह देंगे, नियो। इसमें नियो लगा देंगे। और जैसे ही आप इस संरचना को समझेंगे, जैसे ये संरचना है, इसमें एक कार्बन परमाणु है, इससे एक तीनों साइड एक कार्बन परमाणु जोड़ दिए तो इस संरचना को आप कहेंगे आइसो। और यदि आपकी संरचना सीधी एक लाइन में है, जैसे ये वाली संरचना है, इसको कहेंगे आप एन। आपको तीनों नाम समझ में आए होंगे। ये नाम बनाना काफ़ी कठिन होता है, यदि कोई समझ सकता है तो उसको बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी टफ है। जो साइंस वाले हैं उनके लिए फिर भी ठीक है, साइंस और मैथ ग्रुप वालों के लिए, लेकिन जो बीए या अदर किसी फील्ड से रहे उनके लिए काफ़ी टफ सिलेबस में जोड़ दिया गया है, इसलिए आराम से समझने का प्रयास करें। इस संरचना का नामकरण हम कैसे करेंगे, आप यहाँ से कार्बन स्टार्ट करेंगे गिनना, जहाँ से आपको कार्बन की श्रृंखला स्टार्ट हुई है। कभी कभी आपको पीछे से मिलेगी, जब मैं बता दूंगी पीछे से क्यों की गई है। 1 2 3, 2 कार्बन पे एक और कार्बन जुड़ा है और उसमें CH3 जुड़ा है, CH3। आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जब संरचना CH4 है तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में लेते हैं अपन एन, और पहले जो अपन पढ़ेंगे तो पहले वाले को नाम होगा एथ, पहले का नाम होगा मेथ, दूसरे का नाम होगा एथ। पहला कार्बन है, कार्बन 1 है, तो इसका नाम होगा एथ एन, एथ एन। क्या होगा, एथ एन। यदि हम इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो संरचना हो जाती है CH3 और इसमें लगा देते हैं एथिल, एथिल। यदि हम ऐसे 2 के लिए लेंगे तो मैथिल, 3 के लिए लेंगे तो प्रोपेल, ब्यूटेन, ऐसे आप चलते जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, आपका सेकेंड नंबर पे क्या जुड़ गया, CH3, मतलब सेकेंड मैथिल, सेकेंड 2 मैथिल, क्या जुड़ गया, मैथिल। 1 2 3, 3 कार्बन एक श्रृंखला में है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन। क्या पढ़ना है हमें, प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। समझ में आया। या इसी को पढ़ सकते हैं हम, या इसी संरचना का एक नाम दे सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। 4 कार्बन पे आधार पे होगा ये मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन, है ना। और जब श्रृंखला नीचे है तो इसको लिख देंगे हम आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, जो आपको कोष्टक में लिखी हुई है। अगला समझेंगे C2H5, C2H12। आप किस प्रकार से 5 कार्बन एवं 12 हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ सकते हैं, इन्हें 3 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसा कि संरचना 3 से 5 में दिखाया गया है। संरचना 3 आपसे कह रही है, एक रेखा में कार्बन है, इसको आप इन्होंने थोड़ा सा टिपिकल टाइप बना दिया है, इसको आप यदि सरल भाषा में समझे तो ये ऐसा लिखा है CH3, ये CH3 है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर ये CH2 है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, 3 CH2 है, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 है। आप समझ गए होंगे। तो ये एक श्रृंखला में है, इसको हम N लगा सकते हैं। गिनिए, 1 2 3 4 5 कार्बन है। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो N पेंटेन। समझ में आया होगा, N पेंटेन। इसी संरचना को हम यदि अलग टाइप से बनाएंगे तो उसके नेम को भी चेंज कर देंगे। देखिए आगे, संरचना वही की वही है,
कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या समान है। 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पे, 5th वाला कार्बन आपका यहाँ लगा दिया गया है। क्या करेंगे इसको हम देखेंगे, सेकेंड नंबर के कार्बन पे क्या लगा है, CH3 लगा है, मतलब मेथिल लगा है, जो हम आपको पहले बता चुके थे। सेकेंड नंबर के कार्बन पे क्या लगा दिया आपको, मेथिल लगा दिया, 2 मेथिल, 1 2 3 4 क्या हो जाएगा आपका, मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन, सेकेंड मेथिल ब्यूटेन। समझ में आया नाम। या फिर आप इसको कह सकते हैं, यदि संरचना हमने बताया था आपको 3 साइड कार्बन से जुड़ा है, तो क्या कहेंगे आप इसको, आइसो। और कितने कार्बन है, 5 कार्बन है टोटल, तो पेंटीन, आइसो पेंटीन। कोई समस्या नहीं। चलते हैं नेक्स्ट संरचना की ओर। नेक्स्ट संरचना भी आपको C4H12 की दी है, C5H12 की दी हुई है। इसमें भी आपको क्या किया, कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या समान है, एक कार्बन से 4 कार्बन जोड़िए। इसको सबसे पहले तो इसका नाम ध्यान करो, क्या कहेंगे, नियो। इसको सबसे पहले नियो बनाएंगे क्योंकि चतुष्फल की संरचना है। इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसको पेंटीन, या तो इसका नाम नियो पेंटीन रखेंगे जो कि आपको कोष्टक में दिया हुआ है, या फिर इसको जब हम संरचना के एक और नाम से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 1 2 3 सेकेंड का जो कार्बन है उस पर आपका दोनों साइड एथिल लगे हुए हैं, तो सेकेंड कार्बन पर एक साइड भी, सेकेंड कार्बन पर दूसरी साइड भी कितने एथिल लगे हैं, 2 लगे हैं, 2 2 डाई मेथिल, कितना हुए 1 2 3 मेथ एथ प्रोपेन। आशा करती हूँ आपको संरचना और संरचनाओं के नाम दोनों सही तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आगे चलते हैं। संरचना 1 और संरचना 2 के अणु सूत्र समान हैं, किंतु क्वथनांक और उनके गुणधर्म भिन्न हैं। इसी प्रकार संरचना 3 4 और 5 में भी अणु सूत्र समान है, किंतु उनके क्वथनांक और गुणधर्म भिन्न है। संरचना 1 और संरचना 2 ब्यूटेन की समव्यवस्था है, जबकि संरचना 3 4 और 5 पेंटीन की समव्यवस्था है। इनके गुणधर्म में अंतर इनकी संरचना के अंतर के कारण है, अतः इन्हें संरचनात्मक समव्यव कहना उत्तम होगा। संरचना 1 और संरचना 2 में सतत कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है, जबकि संरचना 2 4 और 5 में शाखित, आपको कहा जाए तो जो संरचना 1 और 2 है उनमें एक रेखा में संरचना बनी हुई है, जैसे ये बोल रहे हैं संरचना 1 और 3 में सतत कार्बन की संरचना है, और संरचना 2 4 और 5 है उनमें कुछ शाखाएं बनी हुई, या तो नीचे की साइड को एक शाखा बनी होगी या फिर चारों साइड को एक एक कार्बन से शाखा बनी होगी। तो शाखित श्रृंखला और आपकी रैखिक श्रृंखला इससे बन रही है। आगे देखते हैं। इसे श्रृंखला समव्यवस्था या चैन आइसोमर कह सकते हैं। अतः आपने देखा C4H10 और C5H12 क्रमशः 2 या 3 श्रृंखला समव्यवस्था होते हैं। कुछ और उदाहरण भी आपको दे रहे हैं। C6H14 का दिया है, ये रेखा में है। ये जब एक रेखा में है तो हम इसका सीधा नाम N से स्टार्ट कर देंगे और गिनो 1 2 3 4 5 6 है तो हेक्सेन। अगला देखें, इसी संरचना को उन्होंने कैसे लिख दिया, 1 2 3 4 5 में सेकेंड नंबर के जो C है उस पर आपका CH3 लगा दिया, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल पेंटीन। यहाँ से इसको 5 गिना तो पेंटीन, सेकेंड नंबर पे लगा है मेथिल तो 2 मेथिल पेंटीन। इसी प्रकार अन्य संरचनाओं की नाम और संरचनाएं दी हैं जो कि हैं CH3 CH2 CH2 CH3। मतलब इस श्रृंखला में और इस श्रृंखला में एक ही अंतर है, यहाँ की जो CH3 है इसको इसकी जगह यहाँ पर रख दिया, तो अभी आपका 2 था यहाँ पे 3 हो जाएगा, सेम रहेगा। इस वाली संरचना से इस वाली संरचना में आप मैच कीजिए तो 2 और 3 दोनों में आपको एक एक मेथिल रख दिया है, तो आप क्या करेंगे 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन। डाई मतलब डबल हो जाता है, एक ये भी है एक ये भी है। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे, जो आपकी 5वीं संरचना है इसमें एक कार्बन से चारों ओर कार्बन जोड़ दिए हैं, तो इसको आप क्या कह देंगे, इसका या तो आप एक नाम रख सकते हैं नियो 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन, नियो हेक्सेन। या इसी संरचना का एक नाम रखा जा सकता है सेकेंड कार्बन से, आपके सेकेंड नंबर के कार्बन से एक मेथिल यहाँ जुड़ा है एक मेथिल यहाँ जुड़ा है, तो 2 2 डाई मेथिल 1 2 3 4 ब्यूटेन।
आशा करती हूँ आपको नाम बनाने की प्रोसेस, नामकरण समझ में आया होगा। कार्बन परमाणुओं से जुड़े अन्य कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कार्बन परमाणुओं को प्राथमिक 0 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। कार्बन परमाणु जो अन्य कार्बन से नहीं जुड़ा हो उन्हें, जैसे कि मीथेन में केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, जैसे एथेन, तो उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। अंतिम दोनों सिरे वाले कार्बन सदैव प्राथमिक होते हैं। मतलब इनका कहने का ये है कि एक तो ये कार्बन प्राथमिक होगा, दूसरा जो दोनों कार्बन जुड़े हैं ये भी प्राथमिक कार्बन के अंतर्गत आपके आएंगे। आगे चलते हैं। कार्बन परमाणु से जुड़े अगला कार्बन जो होगा वो द्वितीयक कहलाएगा। इसी प्रकार तृतीयक, चतुर्थ, ऐसे जितने भी होंगे उतने चलेंगे। और कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला के आधार पर मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि तृतीय कार्बन परमाणु बनेगा तो उसे आपको नियो, और चतुष्फलक कार्बन को नियो कह देंगे, और जो आपका तृतीयक बनता है उसको आइसो कहते हैं। और जो सिंगल वाली लाइन होती है उसको एन कह देते हैं, और जो चतुर्थ वाली होती है उसको नियो कह देते हैं। इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि आप उच्चतर एल्केनों की संरचना बनाते हैं तो कई प्रकार के समावयवी प्राप्त होंगे। C4H14 5 प्रकार के, C4H14 केवल 5 प्रकार के समावयव बना सकता है समावयवी संरचना। C7H16 9 प्रकार की समावयविता संरचना बना सकता है। C10 75 समावयवी संभव है, और इससे भी ज्यादा अनेक समावयविता वाले यौगिक भी ज्ञात किए जा सकते हैं। कई ज्ञात किए जा चुके हैं। पढ़ते हैं आगे। संरचना 2, 4 और 5 में आपने देखा कि सिंगल बॉन्ड CH3 समूह कार्बन क्रमांक 2 से जुड़ा है। एल्केन के कार्बन परमाणु या अन्य वर्गों में यौगिकों के C सिंगल बॉन्ड CH3, C सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड C3H7 जैसे, टेबल के नीचे होगा थोड़ा सा आपका, हो सकता है, समूह को एल्किल समूह कहते हैं। कौन से समूह कहते हैं? एल्किल समूह कहते हैं, उन्हें उनके एल्कीन एवं हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एल्किल समूह का सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n+1। इनके कहने का आशय है कि आपका एक सामान्य सूत्र है CH2n+2। ये आपका एल्कीन का है, एल्कीन समूह का है। लेकिन जब आप इनमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे CnH2n+1 तो यही आपका संरचना सूत्र हो जाएगा आपका एल्किल समूह का। जैसे आप CH4 को कहेंगे मेथिन, और CH3 को कहेंगे मेथिल। आप मेरी बात समझ चुके होंगे। टेबल को एक बार देख लेते हैं। टेबल आपको दी है, इसमें आपको एथेनॉल जो आपको OH है उसके साथ सिंगल बॉन्ड OH के साथ जोड़ने की क्रम को IUPAC नाम बताए हुए हैं। इसको हम भली बात समझते हैं। जो आपकी संरचना दी है यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड दिया है इसमें से आप OH जोड़ते जाएंगे तो इसमें 1 ऑल पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा है तो 1 ऑल, यदि आपके दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है तो 2 ऑल, पेंट जहाँ की रहेगा वो पेंटेन 2 ऑल। इसी प्रकार आगे दिया है आपका तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है तो 3 ऑल। फोर्थ, यदि यहाँ पे फिर आपका थर्ड नंबर के कार्बन से जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ दिया आपका सिंगल पे तो 1 ऑल। जिस कार्बन परमाणु से जोड़ते जाएंगे OH को ऑल का नाम देते जाएंगे। आपको कुछ उदाहरण और भी दिए हैं, आप देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। दी गई संरचना में IUPAC नाम लिखना महत्वपूर्ण है। तो IUPAC नाम, सही संरचना जो IUPAC नाम आपके सिलेबस में नहीं है तो अपने इतने आवश्यक नहीं है। इसके आगे चलते हैं। IUPAC नाम लिखिए तो इनकी कोई आवश्यकता अपने नहीं है क्योंकि सिलेबस से अकॉर्डिंग नहीं है। और यदि आप देखना चाहें तो कुछ IUPAC नाम आपके नीचे इनके आंसर्स दिए हुए हैं, देख सकते हैं। आपको IUPAC नाम बनाने से ज़्यादा हो सकता है संरचनाओं से क्वेश्चन बनेंगे। तो आप उदाहरण नंबर 9.3 देख लें। IUPAC नाम की संरचनाएं दी हैं, कैसे बनाएंगे आप इनके नाम, कैसे लिखेंगे ये समझते चलिए। आपको 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणुओं की संरचना दी है, जिसमें से सेकेंड नंबर के कार्बन पे आपको CH3 और फोर्थ नंबर के कार्बन पे C2H5 जुड़ा है। तो सबसे पहले हम यही संरचना को लिखने का प्रयास करेंगे। सेकेंड नंबर से लिखना स्टार्ट करते हैं। 2 मेथिल हेक्सेन, 2 मेथिल हेक्सेन, और जो चौथे नंबर पे है उसको क्या कहेंगे 4 एथिल, 4 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन। आपको ये नाम दिया हुआ है। अगली संरचना आपको दी है। इस संरचना को कैसे देखेंगे हम, देखो नंबर पीछे से, कहाँ से, जहाँ से कार्बन की संख्या प्रबल हो। यहाँ से कार्बन प्रबल है हमारा, जबकि यहाँ से आपको बहुत दूर पड़ेगा।
तो आप कार्बन की संख्या कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से 1 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टा काउंट किया है। इसके बाद आपका जो कार्बन परमाणु है वो आपके सबसे ज़्यादा कहाँ जुड़े हैं ये देखिए, तो इसमें आपके 3 कार्बन और 3 और 3 6 और 1 7 हाइड्रोजन जुड़े हैं। 3 कार्बन और 7 हाइड्रोजन C3H7। और इस यहाँ देखिए हम थर्ड वाले पे, ये टोटल थर्ड पे जुड़े हैं, तो 2 और 2 4 C4 H 3 2 5 3 2 5 H10। तो यहाँ पे संरचना ज़्यादा जुड़ी है, तो पहले हम किसको लिखेंगे, जिसकी ज़्यादा है। 3 डाई एथिल, इसको लिखा, 3 पर 2 बार एथिल जुड़ा है, 3 डाई एथिल। फिर 5 नंबर पर आपका आइसोप्रोपिल, आइसो मैंने कहा था 3 संरचना को आइसो कहेंगे हम, आइसोप्रोपिल। और 4th नंबर से सिर्फ एक जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं 4th नंबर से सिर्फ एक जुड़ा है CH3, तो 4 मेथिल ऑक्टेन। ऑक्टेन मतलब ये क्रम से संख्या लाइन में 8 है, आप समझे होंगे। नेक्स्ट इसी प्रकार आपको कुछ और भी दिए हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। 5 द्विब्यूटिल, 4 आइसोप्रोपिल डेकेन। इनको आप बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी होते हैं ये, सिर्फ इन पर एक बार प्रैक्टिस करनी है और ये आपके कंट्रोल में होंगे। बढ़ते हैं आगे, कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे 3 एथिल 2 डाई मेथिल की संरचना के लिए निम्नलिखित पदों को स्पष्ट कीजिए। हम पहले ही इसको बना के देखते हैं। यदि आप 3 एथिल, कार्बन कितने लेने हैं हमें, पेंटेन मतलब 5 कार्बन परमाणु लेने हैं। कितने कार्बन लेने हैं हमें, 5, 1 2 3 4 5, 5 हमने कार्बन परमाणु ले लिए। अब इन्होंने कहा है 2 डाई मेथिल पेंटेन, इनकी संरचना लिख दी 1 2 3 4 5। इसमें हमने क्या लिया, 2 पर, मतलब ये है 2 हमारा, 2 पर दोनों साइड जोड़ना है हमें, क्या जोड़ देना है, डाई मेथिल। मेथिल मतलब CH3, कोई समस्या नहीं। आगे चलते हैं, आगे बोल रहे हैं ये 3 पे एथिल जोड़ना है। 3 पे क्या जोड़ेंगे हम, एथिल, C2H5। और बस इतना ही नाम दिया है, तो बचे हुए कार्बन पर अपन हाइड्रोजन लगा देंगे। जितने भी हमारे कार्बन बचे हुए हैं, जिन पर कुछ नहीं लगा है, उन पर हम जितने बचे हुए हाइड्रोजन है वो लगा देते हैं। एक यहाँ, आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा बेहतर ढंग से। ये हमारी संरचना तैयार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपको संरचना दी हुई है, जो संरचना अभी हम बना रहे थे वो संरचना आपको यहाँ पे भी दी हुई है, तो आप एक बार देख सकते हैं। कुछ और कार्बन दिए हैं जिनकी संरचना है, आपको इसी संरचना को इस प्रकार दिया हुआ है, और कुछ उदाहरण दिए हैं जिनको आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, और उनके हल भी आपको नीचे दिए हुए हैं, तो आप इनको करने की कोशिश करें, बेहतर से तरीके से आपको समझ में आएगा। इसके बाद अपन विचलन को पढ़ते हैं। विचलन जो है वो एल्केन के मुख्य स्रोत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, फिर भी एल्केन को निम्न विधि द्वारा बनाया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से डाई हाइड्रोजन गैस सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक जैसे प्लेटिनियम, प्लेडियम और निकेल की उपस्थिति में एल्कीन के साथ योग करके एल्कीन बनाती है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये धातुएं हाइड्रोजन गैस को अपनी सतह पर अवशोषित कर लेती हैं। आपका जो कार्बन समूह ऐसा है जिसको आप भाषा में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप जब तक रिएक्शन से इसको समझेंगे नहीं तब तक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो हम इसको रिएक्शन से समझाने की कोशिश करते हैं आपको। और हाइड्रोजन आवन से सक्रिय करती है। प्लेटिनियम प्लेडियम कमरे के ताप पर अभिक्रिया को उत्प्रेरक कर देती है, परंतु निकेल उत्प्रेरक के लिए अपेक्षित उच्च ताप पर और उच्च दाब पर आवश्यकता, इसको उच्च ताप और उच्च ताप की आवश्यकता होती है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस H2, आप यहाँ देखेंगे रिएक्शन में जो आपकी ये संरचना है, इसमें से एक H इसमें क्रिया करेगा, एक H इसमें क्रिया करेगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कोशिश करेंगे समझ में आएगा। एथीन से एथीन बन गया। ये आपकी और भी कुछ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे प्रोपीन को प्रोपेन बनाने का, प्रोपीन से प्रोपेन बन रहा है, और ये एल्केन हैलाइड से दिया हुआ है। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें पूरी यूनिट एक है, आपकी 14 यूनिट जो पूरी है वो इसमें समाई हुई है। हम नेक्स्ट क्लास में इस यूनिट को पूरा करने का प्रयास करेंगे और आपकी ये क्लास आगे भी जारी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। और ये आपकी जो यूनिट 14 है आपकी, उसकी ये पहली क्लास है। इसकी नेक्स्ट क्लास आपको आती रहेगी।
आप भी इसको बुक से देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी बुक का क्लास 11th चैप्टर है आपका हाइड्रोकार्बन, जो आपकी यूनिट से दिया गया है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।